Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next test which was conducted today in the evening shift. ये 27 जुलाई 2025 का पेपर है जो आज सेकेंड शिफ्ट में हुआ है सीईटी का एग्जाम। इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था कि हम जितना भी पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा एलिमेंट्री लेवल पे जो पढ़ा था वो सारा यहाँ सीईटी में दिया गया है। आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अपर लेवल के लिए बेटा ये तो आपके लिए एक खेल है, तो इसमें आप लोगों को किसी भी तरीके से झिझकने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए अपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां दी गई हैं, बहुत सारे एरर्स दे रखे हैं जो इलॉजिकल और इररेलेवेंट आपके एरर्स हैं। बेटे जो ये पेपर सेट किया गया है इसमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसे शब्दों को रखा गया है जो कहीं पर भी आप लोगों को ऑथेंटिक जो भी बुक है या कोई भी ऐसी डिक्शनरी कंसल्ट करोगे या इडियम्स एंड फ्रेजेस जहां उसके ओरिजिन को, उसकी एटिमोलॉजी की तरफ पढ़ने के लिए जाओगे वहां आपको ये कभी नहीं मिलते। तो इसमें कई सारी गलतियां हैं, उन गलतियों को भी ध्यान में रखेंगे ताकि हमें जो अपना मिशन पूरा करना है, हमारा जो टारगेट है सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए या आपके सीजीएल, एसएससी या सीपीओ आदि के लिए, उसके अंदर वो गलतियां ना हो, ताकि आप आसानी से पहचान सकें और जस्टिफाई कर सकें कि क्या क्या होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, एज द प्लेन डैश थ्रू द टर्बुलेंस पैसेंजर्स। अब यहां पर एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। एज द प्लेन डैश, अब जैसे ही यहां पर किसकी बात की गई है, प्लेन की बात की गई है। अब यहां एक शब्द आया है बेटे ट्यूबुलेंस। ट्यूबुलेंस किससे बना है? ट्यूबुलेंट से बना है। ट्यूबुलेंट क्या होता है बेटा? ट्यूबुलेंट का मतलब होता है जो डिसऑर्डरली होता है, कंफ्यूज्ड होता है, नॉट काम और स्टेबल होता है, जो अनस्टेबिलिटी को बताता है। जब मुसीबत आई होती है उस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ट्यूबुलेंट का। एज द प्लेन डैश थ्रू द ट्यूबुलेंस, जब वो ट्यूबुलेंस से गुजरा, पैसेंजर्स डैश डियर सीट बेल्ट्स टाइटर, पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट्स को क्या किया? टाइटली डैश कर दिया। द कैप्टन्स काम वॉइस रीअश्योर्ड एवरीवन, और कैप्टन की जो शांत आवाज थी उसने क्या किया? उन्हें ढांढस बनाया था, उन्हें सांत्वना दी थी, आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम इसको देखते हैं टाइटर को, तो हमारा मीनिंग कुछ और निकलता है, और वैसे सीट बेल्ट्स की बात की जाती है तो हमेशा अलग सेंस आती है। अब हमें यहां पर एक एक चीज को बारीकी से जज करना पड़ेगा, उसे समझेंगे। एज द प्लेन डैश, जो ही प्लेन डैश। अब बेटे फ्लोन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म से पहले आपका हैव का कोई ना कोई रूप आना जरूरी होता है अगर आप परफेक्शन को बताते हो, या फिर बी का रूप आना जरूरी होता है अगर पैसिव की बात करते हो, या इसे एडजेक्टिव बनाते हैं तब होता, या फिर कोई पॉजिटिव वर्ब आती जैसे गेट और हैव, तो हम किसका प्रयोग करते? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते। इसका मतलब ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फ्लाइंग भी अकेला नहीं आ सकता, या तो हम इसे पार्टिसिपल वाली सेंस में लेते तब आ सकता था, ठीक है। अब ये बगैर बी के तो आएगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब दोनों में फ्लू है, और अब एक ग्रैब्ड है और एक फास्टेंड है। अब एक बात बताओ, जब ट्यूबुलेंस का पीरियड आया था तो उस समय पे वे लोग अपनी सीट बेल्ट को कस के पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे किसको? जो चीजें उनके आजू बाजू हैं, जो सीट का हैंडल होगा या उनके सामने सीट है, वो उन चीजों को दबोचने की कोशिश करेंगे, ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, बजाय सीट बेल्ट को पकड़ने के। क्योंकि आप अपने ऊपर देखिए, अप्लाई करके देखिए, अगर आप कार में बैठे हैं और उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो किसी जिगजैग्ड एरिया से पार हो रही होती है, गुजर रही होती है, तो उस टाइम एकदम से अगर कोई दिक्कत आए या वो पलटना शुरू हो जाए तो सीट बेल्ट थोड़ी ना पकड़ोगे, कोई लॉजिक थोड़ी ना है। इसका मतलब उसको फासन करने की बात आई है कि जैसे ये प्रॉब्लम आई उन्होंने सीट बेल्ट को टाइटली क्या किया? फासन कर दिया, बांध दिया, और उसके बाद अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की। तो यहां पर हमारा कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, बजाय किसके? ग्रैब्ड के। कुछ बच्चे ग्रैब करके आए हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्रैब मैंने बताया उस सिचुएशन में आएगा जब हम किन्हीं और चीजों को एकदम से पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, जब आप गिरते हैं तो कोई भी चीज हो उसी को होल्ड करते हैं। एक मोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अगर एक व्यक्ति डूब रहा है तो डूबते समय बेटे वो क्या करेगा? जो भी चीज उसके नजदीक होगी उसी को दबोचने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। वहां ये ध्यान थोड़ी ना जाएगा कि मैंने बेल्ट ये कर रखी है या जैकेट कहीं पे है तो उस जैकेट की तरफ एकदम से वो अप्रोच करेगा। आगे है बेटा,
वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं करता। अब इसे समझेंगे। बेटा एक शब्द होता है थियोस, THEOS। थियोस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? आपके गॉड के लिए करते हैं, रिलीजन आदि के लिए करते हैं। अब बेटा थीस्ट, ईस्ट होता है व्यक्ति, थीस्ट बन गया आस्तिक। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन एज थीस्ट, एंड वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन एज एथिस्ट। ए लगते ही वो क्या हो गया, यानी ये प्रीफिक्स लगते ही वो क्या हो गया, नास्तिक हो गया। तो इसमें पहला दिया गया है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन सा होता है बेटे? जिसे आप क्या कहते हो, संशयवादी। ये संशयवादी क्या होता है? अनश्योर वेदर गॉड exists or not, or you can simply say that the person who doubts the existence of God in a way when he says that no one can ever know about his form, shape, size, भगवान के रंग रूप आकार आदि के बारे में कभी कोई कुछ नहीं जान सकता। जैसे निर्गुणवादी होते हैं, उन निर्गुणवादियों को कई बार क्या कहा जाता है? संशयवादी। जो डाउट करते हैं कि भाई इस चीज के बारे में आप जान नहीं सकते, जो इस बात का खंडन भी करते हैं, ये मूर्तियां आपने बनाई हैं तो ये कैसे बनाई हैं, कोई आपके पास प्रूफ है इस चीज का? लेकिन इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोग वाहियात बातें करके कहते हैं हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाई जा रही है, वो आपके गले पड़ जाते हैं, जो कि गलत है। तो इस प्रकार के जो निर्गुणवादी लोग होते हैं, वो निर्गुण विचारधारा होती है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एग्नोस्टिक का। जो शक करता है, संशय करता है, डाउट करता है उसके रंग रूप आकार आदि के ऊपर, उसके लिए यूज किया जाता है। सो एग्नोस्टिक तो हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। थीस्ट होता है आस्तिक, चला जाएगा। स्केप्टिक, स्केप्टिक होता है जो शक्की होता है। ये हम जरूरी नहीं गॉड के ऊपर ही लेकर चलेंगे, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे एक कोटेशन होती है बेटे, स्केप्टिसिज्म इज स्लो सुसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इट इज इक्वली एन एरर टू बिलीव ऑल मैन और नो मैन, यानी अविश्वास किए पतन हुए। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्केप्टिसिज्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तो शक्की के लिए आ जाएगा। आप लोगों की एक मूवी आई थी हम तुम्हारे हैं सनम, उसके अंदर शाहरुख खान अपनी वाइफ माधुरी दीक्षित पे शक करता था जब वो सलमान खान से बातें करती थी। तो ऐसे में जब वो पूरी तरह से परेशान हो जाएगी, उससे ऊब जाएगी, वो क्या कहेगी? आई कैन नॉट कॉप विद या पुट अप विद या बेयर विद सच ए स्केप्टिक पर्सन। मैं ऐसे शक्की व्यक्ति के साथ गुजर बसर नहीं कर सकती, उसकी बात करेगी बेटा। तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? शक्की का, स्केप्टिक का प्रयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या था? जो डाउट करता है, नॉट नेसेसरीली अबाउट रिलीजन और गॉड्स। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? एथिस्ट यानी नास्तिक। एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या कौन होता है? जो बंदा बेटे हर चीज के अंदर परफेक्शन देखता है, उस जो पूरी तरह से केयरफुल होता है, प्रिसाइज होता है, हर चीज में परफेक्शन की बात करता है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटिकुलस। ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या ऑप्शन दिया गया है? प्रिसाइज। प्रिसाइज तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। डिटेल्ड। डिटेल्ड भी क्या होता है? जो किसी चीज की पूरी डिटेल्स के अंदर जाता है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को जानने की कोशिश करता है। इट मीन्स इंक्लूडिंग और शोइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ समथिंग, उसको हम कहते हैं डिटेल्ड। ये भी क्या हो जाएगा? पर्याय बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। हमें तो एंटोनिम चाहिए है। केयरफुल, केयरफुल भी इसका सिनोनिम हो गया। ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए। अब आया हमारे पास स्लोपी। ये स्लोपी क्या होता है बेटा? अब उसको भी समझने की कोशिश करो। ये स्लोपी क्या होता है? जो केयरलेस होता है, अनटाइडी होता है, और यू कैन सिंपली से कंटेनिंग टू मच, केयरलेस एंड अनसिस्टमेटिक। केयरलेस और उस अनसिस्टमेटिक को क्या कहते हैं? हम स्लोपी कहते हैं। यानी एक्सेसिवली कैजुअल, उसके लिए यूज किया जाता है। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा? आपका स्लोपी बन जाएगा मेटिकुलस का। ये होता है। इसके लिए एक सिनोनिम और भी आता है हमारा, फास्टिडियस, यानी हार्ड टू प्लीज, जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, जो हर चीज में क्या चाहता है? परफेक्शन चाहता है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल प्राप्त करना चाहता है। Which of the following options gives the grammatically correct sentence? इसके अंदर हमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पूरी तरह से व्याकरण के पैरामीटर्स पे सही और सटीक सेंटेंस प्रोवाइड करता है, वाक्य प्रदान करता है? द रिपोर्ट कंप्राइजेज ऑफ सेक्शंस, 5 सेक्शंस। बेटे जब हम इसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं कंप्राइज को, तो मुख्य रूप से ऑफ को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो पहला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। पहले को हमने पूरे में काट दिया,
दूसरी बात, द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस, बेटे ये हमारा हो सकता है। द रिपोर्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 सेक्शंस, बेटे ये भी हो सकता है। द रिपोर्ट हैड कंप्राइज्ड, बेटे हैड कंप्राइज्ड अकेले में ऐसे लिखते हैं तो ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल होता है। इसके साथ कोई ऐसा एडवर्ब आना चाहिए था जो इसके अतीत की तरफ इशारा करता, या फिर क्या होना चाहिए था, इसको किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए था। जैसे बचपन में आपने पढ़ा था डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, उस अंदाज में। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ये जो इज कंप्राइज्ड लिखा गया है ये है बेटा पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, ये कम प्रचलन में है, ठीक है। ज्यादा प्रचलन में क्या है आपका, द रिपोर्ट कंप्राइजेज, तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे बजाय किसके, इसके, इसको हम ड्रॉप कर देंगे यहां पर। ध्यान रखना इस चीज का। कंप्राइज का मीनिंग क्या होता है, व्हेन समथिंग कंसिस्ट ऑफ समथिंग, जब कोई चीज किसी को कंसिस्ट करती है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंप्राइज का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से इसको क्या करेंगे, बगैर प्रेपोजिशन के करने की कोशिश करेंगे, ये बन जाएगा। इट इज इसेंशियल दैट, ये जरूरी है कि शी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। अब यहां पर दैट के बाद सीधा सीधा शी दिया गया है और यहां पर इज दिया गया है। अब बेटे यहां पर ये एक तरीके से सब्जेक्टिव मूड आया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है, सब्जेक्टिव मूड का है तो जो किसको रिकमेंडेशन और नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे की जरूरत है। तो ऐसे में हम कभी भी वॉज और वर का प्रयोग नहीं करते, वॉज वर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। शी इज आ नहीं सकता तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शी बी प्रेजेंट, ये लिखा जाता है। तो इसकी गांठ बांध लीजिए। ये बड़ा अच्छा, एग्जामिनर ने बहुत ही अच्छा प्रश्न चुना है। किस लेवल का है, हायर लेवल का बेटे। ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट टुडे। अब इसमें हमें एरर बताना है। यहां आया ईच, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी आदि होता है, उसकी वर्ब क्या लगाई जाती है बेटे, सिंगुलर लगाई जाती है। अब यहां पर वर्ब कहां दी गई है, ये ऑफ द है तो बॉयज प्लूरल बिल्कुल ठीक है, इसकी वर्ब यहां दी गई है। यहां पर हैव की बजाय क्या आ जाएगा बेटा, हैज। सबमिटेड, हिज, यहां पर हिज क्यों आया, इस ईच के कारण। तो हमारा एरर कहां पर बना है, इस सेकंड पॉइंट के अंदर। अब ये सेकंड पॉइंट कहां दिया गया है, डी में, तो हमारा एरर यहां आ जाएगा डी पे। क्या आ जाएगा वहां पर, सिंगुलर वर्ब। और जब कभी भी आपको ऐसे ऑफ द नजर आता है तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इसके बाद हमेशा प्लूरल लगाएंगे बेटे। नेक्स्ट है बेटे, they were finally able to dash after a long disagreement. They were finally able to, वे अंत में क्या थे, सक्षम थे, समर्थ थे, योग्य थे, काबिल थे। आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट, अब डिसएग्रीमेंट था उनमें, काफी देर तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, फिर उन्होंने क्या किया, उसको पैचअप कर दिया। तो शांति स्थापित करना या उसको पैचअप कर देना, सेटल वंस डिस्प्यूट्स होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। पहला आया स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स के लिए हमारे पास एक और इडियम भी होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसको कहते हैं बेटे भांडा फोड़ना, कलई खोलना, भेद उजागर करना। जैसे आपने कुछ बीन्स वगैरह ले रखे थे, किसी लिफाफे में थे और बेटा आप उसको लेकर जा रहे थे, मैंने देख लिया, मैंने कहा भाई साहब क्या लेकर जा रहे हो, आपने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, इतनी देर में वो थोड़ा सा उसमें से छलक के गिर जाए तो मुझे पता चल जाएगा क्या छिपाया जा रहा था। यहां से निकला था स्पिल द बीन्स, ठीक है। आप लोगों की मूवी आई थी अली बाबा और 40 चोर, उसके अंदर वो बोरी लेकर जा रहे थे अनाज की, उसमें अली बाबा छेद कर देता है, फिर जब वे अपने पौनी पे अपने टट्टू पे लाद के लेके जा रहे थे, जहां जहां से गए वहां वहां पर वो बीज गिर गए थे बेटे। अब वहां उससे क्या बना था, उनका भेद खुल गया था, तो ये था स्पिल द बीन्स। इसका पर्याय क्या बताया मैंने, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये लेट द कैट आउट ऑफ द बैग क्या होता है, ये भाई कलई खोलना होता है, भांडा फोड़ना होता है, भेद उजागर करना होता है, उसके लिए यूज करते हैं। अब पहला तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहां डिसएग्रीमेंट है, आखिर में क्या था, वे एग्री हो गए थे, उन्होंने पैचअप कर लिया था, सेटल कर लिया था, ये एलिमिनेट हो गया। अगला है बर्न द ब्रिज। माइंड में रखना बेटा, ब्रिज नहीं होता, यहां पर ब्रिजेस लिखा जाता है। दूसरा
यहां पर ये नहीं लिखना चाहते तो आप बोट्स का प्रयोग करते हैं, बर्न द बोट्स या बर्न द ब्रिजेस, ये होता है। क्या मतलब होता है वो भी समझिए। मैं छत पे चढ़ गया बेटे और उसके बाद मैंने सीढ़ी को लात मार दी, क्या नीचे आ पाऊंगा? मैं पुल के पार गया और फिर मैंने पुल को डायनामाइट आदि से उड़ा दिया, क्या मैं वापस लौट पाऊंगा? तो पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? उसके लिए प्रयोग करते हैं बर्न द ब्रिजेस या बर्न द बोट्स। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। बाइट द बुलेट, ये कहां से निकला था बेटा? ये निकला था पुराने टाइम पे जब आपके जो सोल्जर्स वगैरह होते थे, उनका ऑपरेशन आदि करना होता था, वहां पर जब वे बड़े ही क्रिटिकल हालात में से गुजरा करते थे, बड़ी पेनफुल कंडीशन को बेयर करते थे, वहां दिया यूज किया जाता था बाइट द बुलेट। उन्हें एनेस्थेसिया वगैरह नहीं दिया जाता था और उस समय पे यूज किया जाता था। ये गलत हो जाएगा। बरी द एक्स, ये बिल्कुल गलत है। एक्स नहीं होता, एक्स के ऊपर तो आपका दूसरा आता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। इस एक्स की जगह पर एक्चुअल में लिखा जाता है बेटे हैचेट, HATCHET। यहां पर एक्चुअल में क्या है? हैचेट है, ना कि एक्स है। वेरी द हैचेट, ये क्या होता है? ये हैचेट क्या होता है? आप लोगों ने एक ऐसा देखा होगा जुगाड़ सा, ये होता है जिसे आप क्या कहते हो? फरसा। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? लड़ाई झगड़े में किया जाता है, गर्दनें उड़ाने के लिए किया जाता है। श्री परशुराम जी रखा करते थे, ये क्या होता था? हैचेट होता था। अब बरी द हैचेट का मतलब होता है बेटे, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप जैसे जो मौजूद किस्म के, जो समझदार किस्म के लोग होते हैं, सुलझे हुए लोग होते हैं, वो सबसे पहले हथियार को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर मामला किस में? थप्पड़ चट्टू में, गाली गलौज में, कहा सुनी में निपट जाता है। अगर इस पार्टी ने हथियार यूज किया तो दूसरी बेटर लेकर आएगी, वो लेकर आए तो फिर ये उनसे बेटर लेकर आएंगे, ऐसे तो वो बात बढ़ती चली जाएगी। तो उस डिसएग्रीमेंट को खत्म करने की बात जहां बात आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? बरी द हैचेट। इसके लिए मेक पीस के लिए और भी दो आपके इडियम्स होते हैं। एक होता है बेटे होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, वो भी मामले को शांत करने के लिए होता है, शांति स्थापित के लिए, शांति प्रस्ताव के लिए होता है। एक और होता है बेटे पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, उसका प्रयोग भी किया जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा इसके लिए, लेकिन प्लीज इसको ठीक कर लेंगे, यहां एक्स नहीं हैचेट करेंगे, यहां ब्रिज नहीं ब्रिजेस या बोट्स करेंगे। बाय द टाइम वी गॉट देयर, जब तक हम वहां पहुंचे, ये बाय द टाइम आया आपका। ऐसा ही हमारा शायद कल इवनिंग शिफ्ट में भी आया था। कल का जो पेपर था उसमें या तो इवनिंग में या मॉर्निंग शिफ्ट में एक आया हुआ था, वो मैंने बताया था डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहां बाय द टाइम भी लगा सकते हैं और बिफोर भी लगा सकते हैं। यहां पर क्या आया? वी गॉट, गॉट क्या है बेटे? V2, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब तक हम वहां पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द ट्रेन, अब पास्ट की बात है, लीव्स तो आ नहीं सकता, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैज लेफ्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत हो गया। अकेला लेफ्ट आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? हैड लेफ्ट, ये बन जाएगा। अगला बेटी अरेंज द फॉलोइंग इन ए प्रॉपर सेंटेंस। अब पहले आपको ये PQRS के रूप में दिए जाते थे और मैंने पहले भी बताया था वो PQRS भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ABCD भी लिख सकता है, उसकी मर्जी चलती है, वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपकी चीजें वही रहती हैं बेटे, बस स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा पलटने की कोशिश की जाती है। अब यहां पर एक एक के वही टुकड़े करेंगे जैसा कि आपको सिखाया गया था, क्लासिफिकेशन करके काम करने की बात की गई थी। द स्टेशन रीच्ड, रीच्ड हमारी वर्ब है, अब स्टेशन तो पहुंचेगा नहीं। बिफोर नून, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज आ गया, ठीक है। बिफोर नून, बिफोर हमारा प्रेपोजिशन है, नून क्या बन गया? दोपहर बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। दे, दे हमारा सब्जेक्ट है, यानी चार पहले आएगा, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, चार पहले आ गया। चार के बाद दे, दे के बाद हमें वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जरूरत है, वर्ब के बाद हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। दे रीच द स्टेशन, तो हमारा दे के बाद क्या चाहिए? सेकंड, ये भी एलिमिनेट हो गया। दे रीच द स्टेशन बिफोर नून, हमारा ये बन जाएगा। दे हमारा प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर है,
सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रीच्ड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये हमारा द स्टेशन वो हमारा डेस्टिनेशन बन गया। उसके बाद बिफोर प्रेपोजिशन है और नून हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, और बिफोर नून क्या है, टाइम को बता रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम आपके लिए। एक और बचा हुआ है, सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है बेटे, प्राचीन। प्राचीन कौन सा होता है, जो पुराने की बात करते हो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, एंशिएंट का प्रयोग करते हो। इसका हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हिस्टोरिक आ सकता था, ओल्ड आ सकता है, ये तो पुराने के लिए आ जाएंगे, ओल्डन टाइम की बात कर रहा है। फ्यूचर, फ्यूचर तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसके एंटोनिम की बात करते तो हम मॉडर्न रखते, मॉडर्न लिख दिया जाता, प्राचीन का आधुनिक बन जाता, और अगर दोनों के बीच की बात आती तो मेडिवल बन जाता। करंट, करंट कौन सा होता है, जो रिसेंट है, हाल ही का है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं करंट, जो हाल ही में हुआ है। जैसे आपके जीएस लगते हैं, करंट इवेंट्स पढ़ाए जाते हैं, अभी रिसेंटली जो हुए, रिसेंट कौन सा है, लेटली, अभी हाल ही में, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें किसको चुनना पड़ेगा, ओल्ड को। ये बन गया हमारा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए, ये था आपका टेस्ट आज का इवनिंग शिफ्ट वाला। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले बता ही दिया है मैंने आपको, ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपके लेवल का से बहुत नीचे है, तो इस पे कम फोकस करके हमें हायर पोस्ट के लिए चलना है, वहाँ टारगेट करके चलना है। तो आपने तो ये पहले ही अटेम्प्ट करके दिखा दिया था। बढ़ते हैं आगे, मिलेंगे अगले टेस्ट में, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।